हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। वी स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर इमेज टाइप कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बाहर बनेगी। ओके, चलिए ऑब्जेक्ट ले लीजिए बेटा। ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक रेज सीधे निकलने की कोशिश करेगी, ये चाहेगी कि मैं ऐसे चले जाऊं, बट रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। तो ये आपने यहाँ पे नॉर्मल बना लिया। दिस इज नॉर्मल मेकिंग एन एंगल गामा। कितना एंगल बना रहा है बेटा? गामा। तो ये रेज आई, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल आई है। ओके, जाना ऐसा था, नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो थोड़ा सा बेंड हो गई और फाइनली ऐसे निकल गई। ये एंगल कितना बन गया बेटा? आर। यस और नो? रियल वर्ल्ड में ये रेज ऐसी निकल रही तो इधर तो जाके मिलेगी नहीं, हमको वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाए और हमें फाइनली इमेज आई इस पॉइंट पर मिल गया। और ये एंगल कितना बेटा? बीटा। ठीक है ना? बाकी प्रोसेस सारा कंसिडरेशन लिख देना, बाकी प्रोसेस वैसे ही है। अब देख लो ट्रायंगल ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल। तो ओ ए सी में एंगल आई जो एक्सटीरियर एंगल है किसका? अल्फा का, गामा का। तो एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एंगल आर कौन से वाले ट्रायंगल? आई ए सी, ट्रायंगल आई ए सी में एंगल आर जो है वो एक्सटीरियर एंगल है किसका? बीटा और गामा का। तो एंगल आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। डन। नाउ 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि बाहर का मीडियम म्यू 1 है और अंदर का मीडियम म्यू 2 है। रेस कहां से चल रही है? 1 से 2 की तरफ। ठीक है ना? तो 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। एंड आई टोल्ड यू कि आई और आर बहुत छोटे होते हैं, तो यू कैन कंसिडर इट साइन आई इक्विवेलेंट टू आई, साइन आर इक्वल टू आर। दोनों को इक्विवेलेंट आई आर के मान लिया। नाउ म्यू 2 आर इक्वल टू म्यू 1 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा, आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा ऊपर से। ठीक है ना? बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेटा मैंने बताया था। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लो, सपोज दिस इज एम। ओके, तो बीटा के लिए देखो बेटा, परपेंडिकुलर ए एम अपॉन आई एम, ए एम अपॉन आई एम। नाउ गामा के लिए परपेंडिकुलर, गामा ये एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए एम एंड बेस इज व्हाट? सी एम, ए एम अपॉन सी एम। नाउ अल्फा ये ए एम अपॉन ओ एम, ए एम अपॉन ओ एम, एंड गामा अगेन ए एम अपॉन सी एम। बेटा ए एम न्यूमरेटर से चारों से कॉमन लेके कैंसिल हो गया। नाउ एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी फॉर स्मॉल अपर्चर्स, एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी। तो जहां जहां आपके पास पॉइंट एम है वहां पी कंसिडर कर लो। सो दिस बिकम पी आई, दिस बिकम पी सी, दिस बिकम ओ पी, दिस बिकम पी सी। समझ में आया? ओपन कर दो बेटा, क्या आएगा? म्यू 2 अपॉन पी आई प्लस म्यू 2 अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू 1 अपॉन ओ पी प्लस म्यू 1 अपॉन पी सी। थोड़ा ये समझ लेना बेटा, नहीं तो पीछे लिख दो, डर लग रही तो। म्यू 1 अपॉन पी सी, समझ गए? पी सी वालों को साथ में कर लो। तो म्यू 2 अपॉन पी सी और म्यू 1 अपॉन पी सी आ गया माइनस में, एंड यहाँ क्या? म्यू 1 अपॉन ओ पी, इसको उधर फेंको तो क्या आएगा? म्यू 2 अपॉन पी आई। समझ गए? अब चलो, अब क्या करते हैं? पुट करते हैं सारी वैल्यूज। पी सी क्या बेटा? पी से लेके सी, पॉजिटिव साइड आर आ गया। देन ओ पी, व्हाट इज ओ पी? ओ से लेके पी, तो पी से चलना पड़ता है ना, ओ की तरफ चलेंगे तो क्या है बेटा? यू है। दिस इज व्हाट इज दिस? यू। यस और नो? एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज बैक साइड चलना पड़ रहा है, तो यू नेगेटिव में आ गया माइनस में। नाउ पी आई, पी है आई है, क्या है बेटा? वी, इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस, बट बैक साइड चलना पड़ रहा, अपोजिट टू द रे, क्योंकि रे कहाँ जा रही? लेफ्ट टू राइट। हम कहाँ आ रहे हैं? राइट टू लेफ्ट, माइनस वी। ठीक है ना? माइनस माइनस प्लस कर दो, सो क्या बन गया? म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। डन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये स्टार्ट है अपना। अब चल रहे हैं अपन, कल जो डेरिवेशन अपन ने छोड़ दिया था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ये डायग्राम आपके सामने, सेटअप मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल सेम टू सेम है। एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ बेटा, लेंस बना लो। ये गंदा सा जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल्स की वजह से, क्योंकि इस फेज का नॉर्मल, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 की वजह से जो नॉर्मल बनेगा वो इस पर बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 की वजह से नॉर्मल बनेगा इस फेस पर। अपना अपना नॉर्मल बनाएंगे।
चलो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट से चली रेज यहां पर टकराई, इसका नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, ये देखो ये नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ आ गया ये। अब इससे थोड़ा सा झुकते हुए, क्यों? क्योंकि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल यूं जाएगी, यहां तक गई। अगर कुछ ना होता तो ये रे इसी अंदाज में जाती और यहां पर क्या बना देती? इमेज I1। इमेज क्या बना देती? I1। I1 की इमेज की डिस्टेंस आप मान लो V1। ये टेम्परेरी इमेज है जो अंदर ही अंदर बनेगी, जो आपको दिखाई नहीं देती। देन I1 का अब यहां पर बट फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो यहां तक रेज आई और इसके बाद फिर रिफ्रैक्शन किया है। कौन ने किया? सेकेंड फेस ने। ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है और इसका रिफ्रैक्शन होकर के फाइनल इमेज क्या बन रही है? आई पे। ये बन रही है आई पे, जिसको आप यहां तक की डिस्टेंस को क्या मानते हो बच्चों? वी। क्या मानते हो? वी। साइन एंड कन्वेंशन देखेंगे बाद में क्या होता है ना, अभी तो देख लो वी है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? चलो अब दोनों के लिए रिफ्लेक्शन वाले लॉ लिखो जो मैंने आपको रटवा मारे हैं। क्या मैंने रटवाया है? μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। चलो पहले वाले फेज के लिए देखो बेटा, ये क्या बेटा? रेयर टू डेंसर। पहला वाला जो फेस में हो रहा है रेयर टू डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा है ना? तो यही मैंने बताया था रेयर टू डेंसर वाले में, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयर में डिफ्रैक्शन हुआ है डेंसर में, तो पहला वाला क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट फेज के लिए। सो फॉर द रिफ्रैक्शन बाय द सरफेस ए बी, मैंने दो सरफेस माने ए बी, और ये वाला क्या है? सी डी, सरफेस 1 सरफेस 2। तो ए बी के लिए क्या बनेगा बेटा? फॉर्मूला देखो, μ2 अपॉन इमेज क्या बनी है बेटा? देखो इसकी I1 पे, ये सुनो, μ2 अपॉन I1। तो I1 यहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी? V1। क्या आएगी बेटा? V1। तो μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U। अरे ऑब्जेक्ट यू ही डिस्टेंस पे तो था, माइनस μ1 अपॉन U। समझ गए? μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर जिससे टकराया है, इससे टकराया ना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 तक तो ही होगी, क्या होगी? R1। क्या होगी बेटा? R1। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का? तो बेटा एक बार इक्वेशन मैच कर लो, मैं बोल रहा हूँ μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 है कि नहीं है? अब गलती क्या होती है बच्चों से, जो मुझसे भी हो रही थी कल, बार बार ढूंढ नहीं पा रहे थे अपन, इस U की वैल्यू माइनस U रखने चले थे, वहीं से कबाड़ा हो रहा था। अरे भाई जब फॉर्मूला डिराइव करे थे तो ये माइनस माइनस सब झेल के ही तो आया था, हाँ या ना? इस सरफेस के लिए याद है? वो माइनस माइनस सब पुट करने के बाद आया था। मत रखना, सीधे यही रखना है, समझ गए ना? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप माइनस यू रख रहे हो, ढूंढते रह जाएगा नहीं तो गलती। ये बेटा इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड है रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट आपका कहां पर माना जाएगा बेटा? डेंसर में, क्योंकि अंदर वाली रेस थी ना, अंदर कांच में थी, कांच में, और इमेज फाइनली कहां बन रही बेटा? रेयरर में। डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयर। तो कल मैंने बताया था डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में हो। इंपॉर्टेंट बात है, जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में हो तो क्या था? तो लिखना पड़ेगा, जब से लिख दो, फॉर रिफ्रैक्शन बाई सरफेस सीडी सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होगा बेटा, फॉर्मूला क्या बताया था? कि मैंने बोला था μ1 की जगह μ2 कर दो, μ2 की जगह μ1 कर दो, बस इतना ही याद रखना है। तो बेटा चलो रख देते अपन। सबसे पहले सर ने जो बताया था कि μ2 की जगह μ1, तो μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R। यही था, ठीक है ना? चलो R की जगह कौन सा आएगा बेटा? R2, क्योंकि कौन सा झेल रहे हैं अपन? सेकेंड वाली सरफेस झेल रहे हैं, R की जगह R2। क्लियर हुआ ना? हाँ। μ1 अपॉन V, μ1 तो ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? ये बन रही है V। चलेगा? बिल्कुल सही है। μ1 अपॉन V चलने दो बेटा, बिल्कुल अच्छी बात है। माइनस μ2 अपॉन U, चीख के बोलो U क्या यूज होगा इसके लिए? अरे U क्या यूज होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट, यही तो था, ये तो पहले वाले के लिए था, दूसरे फेज के लिए ऑब्जेक्ट है। क्या बनेगा? V1। क्या बनेगा? V1। तो ये रख दिया V1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन कितना बेटा? R2। इक्वेशन नंबर कितना? 2। दोनों को ऐड कर दो बेटा, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो बाई 1 + 2 कर दूं, ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करोगे देखो बेटा,
म्यू टू अपॉन वी वन प्लस का म्यू टू अपॉन वी वन माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। केवल क्या बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ऐड करने में साइन चेंज होता नहीं है, तो क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। ठीक है बच्चे? बेटा म्यू वन कॉमन ले लो यहां से, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अरे सर 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 गलती हो गई आपसे, माइनस कहाँ से आ गया? अरे कॉमन लोगे तो आएगा ना। ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, ये म्यू वन माइनस म्यू टू एक दूसरे के निगेटिव ही तो हैं, हाँ या ना? तो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लोगे तो क्या माइनस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा, इसीलिए लिख दिया मैंने। बोलो हाँ। क्लियर है ना बच्चों? चलो थोड़ी सी और कलाकारी करते हैं बेटा। वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू को छोड़ दो यहाँ, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन क्या आएगा बेटा? म्यू वन अपॉन क्या आने वाला बेटा? म्यू वन ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, बस एक लाइन और ब्रेक कर दो इसको, म्यू वन को इसके साथ भी दे दो और इसके साथ भी दे दो। दे दूं? ब्रेक कर देता हूं और दे देता हूं उसके दोनों के साथ में। ऊपर वाली लाइनें मिटा रहा हूं। बाय बाय लेंस मेकर फॉर्मूला है ना। तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू, बेटा ब्रेक कर दो, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन कितना आएगा? वन, म्यू वन अपॉन म्यू वन वन, और ब्रैकेट में वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। समझ गए बेटा? आप ज्यादा ज्यादा इसको क्या लिख सकते हो? वन म्यू टू क्या लिख सकते हो? और यदि पहला मीडियम एयर है तो सीधे म्यू, क्योंकि एयर रिस्पेक्ट हो तो सब कुछ एब्सोल्यूट है। यस और नो? है ना। तो बेटा मैं रफ करके लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिखूंगा? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वन म्यू टू सॉरी वन। ये है बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या है ये? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। छाप लो बेटा, बहुत आता है एग्जाम में, है ना। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये जो रिलेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ओके, तो बच्चों ये था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, इसके साथ साथ आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने को आ जाए तो लेंस मेकर तो आपका रास्ता है। अब लेंस फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे बेटा वो भी देख लो। आप यहां तक आ चुके हो। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो आपका फाइनल जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगी बेटा? फोकस पे। समझ गए ना। तो इसको नंबर 1 तो दे ही दो। अब इसके बाद नंबर 2 के लिए एक बात करते हैं। इफ u इक्वल टू इन्फानाइट, u इक्वल टू कितना? u की वैल्यू इन्फानाइट, देन v कहां पे बनता है बेटा? f पे। यहां रख दो बेटा ये सारी बात। अगर u इक्वल टू इन्फानाइट है, v इक्वल टू f पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन f, v की जगह f रखा, माइनस 1 अपॉन इन्फानाइट इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बोलो बच्चे। बेटा 1 अपॉन f तो 1 अपॉन f ही है। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? 0। समझ गए ना। इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस कितना? 1 अपॉन r2। ये हो गया 1 बाई एफ। क्या हो गया ये? 1 बाई एफ। अब इन दोनों इक्वेशन को घूर घूर करके देखो कि इनको शर्म आ जाए। दोनों को जी भर के घूर के देख लो। अब घूर के देखोगे तो देखो राइट पार्ट दोनों के सेम मिल रहे हैं और लेफ्ट पार्ट दोनों के अलग अलग है। बट राइट पार्ट इक्वल है तो अपन लेफ्ट पार्ट को कंपेयर तो कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? खूब रटा था अपन ने 10th क्लास में, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये है लेंस फॉर्मूला। क्या है ये? वो लेंस मेकर्स था और ये है लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। ऐसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था अपन लोगों ने बचपन में। क्या होता था? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी।
मतलब यहाँ पे प्लस आता था, याद आया, इसमें केवल माइनस आता है। तो ये लेंस फॉर्मूला ये डिराइव हो गया बेटा, आज तक रटते थे अब डिराइव कर लिया है ना, ये लेंस फॉर्मूला है। और भी कई तरीके हैं, सिमेट्रिक विथ मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से भी डिराइव होता है, वो भी करेंगे अपन। नोट करो तब तक, ये है लेंस फॉर्मूला। अब बच्चों बात आती है अगली प्रिंसिपल फोकस की। कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं सर? 2 होते हैं, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। याद आया? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर इन्फिनिट से आकर के आने वाली रेज, गलत बोल गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो होता है जिस पॉइंट से चलने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल। क्या हो जाए? पैरेलल। समझ में आया? याद आ गया? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो प्रिंसिपल फोकस होता है जिस पॉइंट से चलने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं। जैसे मान लो यहां से रेज चल रही हैं और आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। समझ गए ना? यहां से चलने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दूसरा मैंने सेकंड प्रिंसिपल फोकस बताया था। सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही मेन फोकस होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही मेन फोकस होता है। अब ये कॉन्वेक्स है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? निगेटिव। क्या आएगा? क्यों आएगा निगेटिव? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से आपको पीछे चलना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव आएगा। बट यदि मैं आपको सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करूं तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहता है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर आकर के सिमटेंगी वो कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2। अब इसकी फोकल लेंथ निकालो, वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही मेन फोकस माना गया है। समझ गया ना बेटा? डाउट बोल। कल कॉनकेव के केस डिस्कस कर दिए हैं, कोई जरूरत तो नहीं है ना दोबारा? कॉनकेव के केस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस देख लो, देखना हो तो। हाँ, आने वाली रेज, जाने का मन ये था इन्फिनिट से आने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मीट करेंगी या मीट करते हुए मैच करेंगी, दैट विल बी सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी फोकल लेंथ क्या रही बेटा? निगेटिव। क्या रही है? निगेटिव। तो याद रखना, कॉन्वेक्स की सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है एंड कॉनकेव की सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ निगेटिव होती है। समझ गए ना? और अपने चश्मों के नंबर इन्हीं के आधार पे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब आगे का टॉपिक है बेटा थिन लेंस फॉर्मूला या गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। लिखो थिन लेंस फॉर्मूला। अब हम लेंस फॉर्मूला ही बनाने जा रहे हैं, बट ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाएंगे। हैं थिन लेंस फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन अपन इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाएंगे। ठीक है ना? तो पहला अपन जो केस डिराइव कर रहे हैं बेटा, किसके लिए डिराइव कर रहे हैं? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। हेडिंग डालो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन डिराइव करने जा रहे हैं केस। अब थोड़ी सी 10th क्लास की नॉलेज लगेगी आपको। वो बहुत सारे डायग्राम बनाते थे, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। याद आया? थोड़े बहुत रूल्स आपको पता होने चाहिए, है ना? तो उस रूल्स के हिसाब से चलेंगे। चलो देखो क्या करो, एक लेंस ले लो बेटा, और अपन को 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल भी आना चाहिए। इसके लिए हल्का सा सिमिलैरिटी 10th क्लास वाली। चलो ये लेंस ले लिया बेटा अपन ने, लेंस का कुछ नाम दे दो, है ना? ऊपर बाहर तो एयर है, अंदर मीडियम है। ये पॉइंट ले लो बेटा ऑप्टिकल सेंटर C, ऑप्टिकल सेंटर अपन ने C ले लिया। ठीक ना? अब इसमें क्या होंगे? लेंस में 2 फोकस होते हैं। इस तरफ इसका होता है सेकेंडरी फोकस जिसको F2 बोलते हैं, जिसको मेन फोकस बोलते हैं। इस तरफ क्या होता है बेटा? F1। क्या होता है इस तरफ? F1। बेटा इस तरफ F1 है तो इस तरफ क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। और आपको पता है कि जस्ट डबल होता है। जस्ट क्या होता है? डबल। याद आया? स्फेरिकल में F इक्वल टू R/2 माई डियर। सो R इक्वल टू कितना हो गया? 2F। तो मैं बेटा R1 को क्या लिख सकता हूँ? 2F1। क्या लिख सकता हूँ? 2F1। हाँ या ना? और इधर R2 को क्या लिख सकता हूँ? 2F2।
इधर R2 को लिख सकता हूं मैं 2F2, ये हो गया, चलेगा ना बेटा। अब एक ऑब्जेक्ट ले लो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, कहां लिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। याद आया कुछ? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते थे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, जब आगे जाते थे तो इमेज पीछे जाती थी उस तरफ। मतलब इसकी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड 2F2, उस तरफ और आगे तरफ बनेगी है। तो मन में पहले से ही ख्याल रख के बनाना अपन को। चलो भाई, पहली रेस चली चली चली, ये चल गई पहली रेस। रूल 10th क्लास वाला, द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन पासिंग फ्रॉम द फोकस। चलो भाई, ये फोकस से जाएगी, मोड़ दो इसको, इसकी तरफ जान दो जान दो जान दो, ये गई ना बेटा। दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से बढ़ा दो, सीधी निकल जाती है, बताए थे, याद है रूल? ऐसा डायग्राम पढ़ा था 10th क्लास में। 10th क्लास तो यार अपने लाइफ की सबसे अच्छी क्लास होती, कैसे भूल जाते हो, है ना? ये सीधे निकल जाती है, 10th क्लास में पढ़ा था। तो इसी को रूल को लगा दो, ये कड़ाक मिल गए। कहाँ मिले? आगे मिले, ये मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो, ये मिल गए, ये चोंच मिल गई जिस पॉइंट पे चले थे। देखो, दो किरणें यहां से चली थी, दो रेस, किरणें बोल गया हिंदी में, क किरण, ओके, किरण, रेज इंग्लिश में रेज। तो वन रेस, रेज 1 रेस 2, और यहाँ पे दोनों रेज मिल गई। ये नाम है ए, बी ले लो, ये बी ले लो, और ऊपर बॉडी क्या है? ए। उल्टी इमेज बनती है बेटा, मतलब सिर नीचे, जूते ऊपर, बी ऊपर और ए नीचे। खूब पढ़ते थे अपन, कैसी इमेज बनती थी? रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड, यही सब बोलते थे ना, बस बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें करना है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? लेंस फॉर्मूला लेके आना है, 1/v - 1/u = 1/f, यही ना? चलो, ये क्या है सर जी? ये u है। ये क्या है? u, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, चिन्ह विन साइन वाइन बाद में लगा देंगे। ये क्या है बेटा जी? ये v है। ये क्या है? v, ठीक है। अब ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या है बेटा जी? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इधर की, है ना, R1। ये क्या है बेटा इधर का? रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, बोलो यस। अब अपने पास दो ट्रायंगल बच्चों, आप देखो, दो ट्रायंगल, बढ़िया अच्छे सुंदर से ट्रायंगल देखो। एक ट्रायंगल देखना आपको ABC, ABC दिख गया, और दूसरा ट्रायंगल आपको देखना है A' B' C'। ये A' है, ये B' है, C, नॉट C', है ना? तो लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A' B' C। बोलो बेटा यस। A' B' C, ध्यान से देखना, ये वाला, ये देख बेटा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों में क्या है? इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल C और C दोनों में सेम है। ये 90 डिग्री है, और ये भी क्या बेटा? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल मजबूरी में इक्वल होगा ही। तो एक पढ़ते थे अपन 10th क्लास में, एंगल एंगल सिमिलैरिटी पढ़ते थे ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा? यहाँ पे सिमिलर। बोलो याद आया कि नहीं आया? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होते हैं तो अपने पास क्या लगती है? CPCT, क्या लगती है? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। सिमिलर वाले सेम रेशियो में होते हैं और कॉन्ग्रुएंट वाले इक्वल में होते हैं, ठीक है ना? बड़ा जान खाऊ चैप्टर होता है 10th क्लास का ये ट्रायंगल। रूल आता है, एक ही तो चैप्टर है ठीक ठाक का, है ना, परेशान करता है जो। तो बेटा देखो, आप सिमिलैरिटी लगाएंगे। सिमिलैरिटी क्या कहती है बेटा? मेरा परपेंडिकुलर बटे तेरा परपेंडिकुलर इक्वल टू मेरा बेस बटे तेरा बेस इक्वल टू मेरा हाइपोटेनस बटे तेरा हाइपोटेनस। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सेम रेशियो में होते हैं, यही तो कहती है। चल भाई, मेरा बेस, मेरा परपेंडिकुलर AB, मेरा परपेंडिकुलर, तेरा परपेंडिकुलर क्या बेटा? A' B' इक्वल टू मेरा बेस BC इक्वल टू तेरा बेस B' C। हाँ या ना बेटा? हाइपोटेनस कर सकते हो AC, वहां से A', C, बट कोई काम का नहीं है तो मत करो,
कोई काम का नहीं है तो मत करो। नंबर 1 दे दो बेटा, इसको दे दिया नंबर 1, दे दिया नंबर 1। अब बेटा दूसरा ट्रायंगल पे आ जाओ। कौन सा ट्रायंगल, ये देखो जरा, इसको इससे मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दिया। तो इस पॉइंट का नाम दे दो M। ये जो मिलाया, आप ऊपर भी ले सकते थे, अगर आप इस लाइन को बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर पे टकराते। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात आ रही समझ में? मेरी बात समझ में तब आएगी जब आप इस थोड़ा सा इसको बड़ा बना दो, हल्का सा बड़ा बना दो, और ये देखो कड़ाक टकरा गई। तो अब ये ऊपर में M दिखता तो आपको और बढ़िया सुंदर ट्रायंगल दिखता, दिखता कि ना दिखता? खैर कोई बात नहीं, अपन ने भी कोई गलती ना कर रखी। ये लो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने M, और इस पॉइंट का नाम है C। तो देखो बेटा दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये छुटकू MCF2, बोलो हाँ, और ये एक बड़कू बड़ा वाला जिसका नाम है A', B', F2। क्या नाम है? A', B', F2, है ना। तो इन ट्रायंगल MCF2, ठीक है ना, और A', B', F2 लिखने का तरीका ऐसा कि सिमिलरिटी मैच करे। देखो यहाँ पे कितने डिग्री 90, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री 90। तो सिमिलरिटी में मेरा C किसके साथ मैच कर रहा है? B' के साथ। और F2 किसके साथ मैच कर रहा है? F2 के साथ। समझ गए ना। और ये तीखा वाला एंगल उस तीखे वाले एंगल A' के साथ। तो ये नहीं कि कहीं का कहीं मिला दिया। तो सिमिलर है कि नहीं है? रीजन मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख देना बाई AA, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सही है बेटा। चलो परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बटे बेस। इसका परपेंडिकुलर MC, उसका परपेंडिकुलर A', B', बोलो यस बेटा। इसका परपेंडिकुलर MC, A', B', उसका बेस कितना बेटा? देखो CF2, उसका बेस कितना बेटा? B', F2, बोलो हाँ है B', F2। अब बच्चों देखो MC की वैल्यू क्या AB की इक्वल है कि नहीं है? साफ दिख रहा डायग्राम से, है ना इक्वल? क्वाड्रिलेटरल जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे सामने ही से तो गया है भाई। तो क्लियरली है कि MC जहां पे वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ? AB। तो MC की जगह AB रख दो बेटा। AB अपॉन A', B' इक्वल टू CF2 अपॉन B', F2। बेटा नंबर 1 और ये नंबर 2, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है बच्चों। अब क्या बात हुई? अब बात ये हुई कि जब इनके लेफ्ट पार्ट इक्वल हैं तो इनके राइट पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल। तो बेटा इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। तो BC अपॉन B', C इक्वल टू CF2 अपॉन B', F2। क्या बनेगा? अपने पास बनेगा बाई 1 और 2। 1 और 2 को तीखी नजरों से देखने पर हमें पता चला है कि BC अपॉन B', C इक्वल आ चुका है CF2 अपॉन B', F2 के। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब बेटा इसको पलट दो, इसको क्या कर दो? पलट दो। पलटे बिना सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा ऊपर पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? CB'। C को आगे किया क्यों सर? क्योंकि C सेंटर है। C क्या है? सारे डिस्टेंस सेंटर से नापनी, तो बेहतर है कि C को आगे लिख लो, अच्छा लगता है। CB' अपॉन CB इक्वल टू CF2, ओ उल्टा हो गया ना, B' F2 अपॉन CF2। ठीक है ना बेटा? सही है, बिल्कुल सही है बेटा। CB' तो ठीक है, CB' कहाँ है? CB', ये C है और ये B' है। भविष्य में जाके क्या बनेगा ये बेटा? V बनेगा। और CB क्या बनेगा बेटा? U। CB, तो CB' अपॉन CB, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू। अब प्रॉब्लम आने वाली है B' F2। कहाँ है B' F2? ये B' F2। क्या मैं B' F2 को CB' माइनस CF2 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा CB' माइनस CF2 अपॉन CF2। तो पहले से ही है CF2। यस और नो? सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा, अपना आंसर आ जाएगा। चलो सारी वैल्यूज अपन पुट कर दें, रेडी हैं पुट करने के लिए? चलो पुट करते हैं बेटा। CB', बोलो क्या है CB'? V। CB' क्या है? V, है ना, वो भी प्लस का, वो भी कौन सा? प्लस का। CB क्या है बेटा? U।
वो भी माइनस का, सी से लेके बी बैक साइड चलना पड़ रहा है यू, ठीक है ना। अब वो पुरानी वाली मेमोरी मत रखना सर, कोई प्रूफ नहीं करके लाए अपन, ये तो फ्रेश माल है, एकदम फ्रेश आइटम प्रूफ कर रहे हैं अपन, कोई पुराने वराने से लेना देना नहीं कि यहाँ माइनस यू नहीं रखेंगे सर, वो पहले रख रखा था, ना 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 ना, है ना। चलो सी बी डैश फिर से आ गया यार, वी 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 माइनस सी एफ टू, क्या होता है सी एफ टू, अरे सी एफ टू बेटा फोकल लेंथ, वो भी पॉजिटिव वाली, तो प्लस एफ, माइनस का प्लस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अपॉन कितना बेटा एफ, आया समझ में, आ गया ना। हाँ अब मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस वी बाई यू वी माइनस एफ बाई एफ, बड़े आराम से करना है, देखना v माइनस का v अपॉन यू इक्वल टू, बेटा इसको ब्रेक कर दो, v बाई एफ माइनस एफ बाई एफ, हुआ v बाई एफ माइनस एफ बाई एफ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, v बाई एफ माइनस एफ बाई एफ, ठीक है ना। माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू वी बाई एफ, माइनस कितना बेटा 1, हो गया ना, सही है ना। अब तो रफ करना मजबूरी बन गई है, किधर का रफ करूं बताओ, लेफ्ट का कि राइट का, लेफ्ट वाला पार्ट कर दूं, चलो लेफ्ट वाला पार्ट कर देता हूं, सिमिलर ट्रायंगल बाय 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 सर जी। चलो बेटा माइनस वी बाई यू प्लस इक्वल टू वी अपॉन एफ, माइनस कितना बेटा 1, ठीक है ना। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम ले लो, चलो ले लो एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, यूएफ आएगा, हाँ, एक तरफ इसको कर लो, एक तरफ 1 को जान दो, हाँ बेटा 1 को जान दो, इस तरफ 1 इस तरह आ गया, इधर v बाई एफ प्लस v बाई यू, बोलो सही है, v बाई एफ प्लस v बाई यू, बोलो बेटा सही है ना, एकदम सही, एकदम सही जा रहे हैं, चिंता नहीं करो एकदम, v बाई एफ इधर आ गया v बाई यू, बेटा देख 1 यहाँ बना हुआ है, v कॉमन ले ले बेटा, क्या बना 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, बेटा इस v को नीचे भेज दो, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस कितना 1 अपॉन यू, अब 1 अपॉन यू को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, आपको अपना आंसर दिखने लगेगा, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 बाई एफ, आ गया। इसीलिए रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या नाम है, क्योंकि ये पूरी ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करके चलती है, इसलिए इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, छाप लो बच्चों। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए वेरिफिकेशन प्रूफ, गॉसियन मेथड, ठीक ना, ज्योमेट्रिकल मेथड प्रूफ हो गया। अब कॉनकेव के लिए आप करके लाना ही आपका होमवर्क है, ठीक है ना, कॉनकेव के लिए आप करोगे बच्चों। अब इसी डायग्राम से एक और नए टॉपिक पे कूद पड़ते हैं जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, समझ गए ना, अपन ने मिरर में पढ़ा था 10th क्लास में मैग्निफिकेशन, सर क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज को और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बोलते हैं माइनस वी बाई, बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और ये सॉल्व करने पर क्या आता था उस समय माइनस वी बाई यू। आज भी हम सॉल्व करेंगे, आज भी हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में साइज कितनी इमेज की बड़ी हुई है, समझ गए, मतलब m इक्वल टू वही फॉर्मूला i बाई ओ, i बाई ओ। बेटा इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है ये a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ है बेटा ए बी, ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है बेटा ए बी। सर साइन कन्वेंशन यूज करो ना, एक ऊपर एक नीचे है, लास्ट में यूज करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन क्या बेटा ए बी। जब मैंने पहले नंबर वाला सिमिलर ट्रायंगल बनाया था तो आपको याद होगा कि उसका परपेंडिकुलर बटे मेरा परपेंडिकुलर इक्वल टू उस वाले का बेस बटे मेरे वाले का बेस, यानी कि उसका बेस क्या बन रहा था सी बी डैश
और मेरा बेस क्या बन रहा था, सी बी। याद आया बेटा? तो चलो मैं प्रूफ यदि स्टार्ट करता हूं तो बच्चों मैं लिख सकता हूं ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन कितना, सी बी। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चों? चलो क्या निकल रहा है, मैग्निफिकेशन निकल रहा है सर जी। m इक्वल टू निकल रहा है बेटा, m इक्वल टू निकल रहा है ए बी डैश, ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश था, ए डैश बी डैश कहाँ है बेटा, नीचे की तरफ है। ए डैश बी डैश अपने पास, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डाउनवर्ड जा रहा है बेटा, ए डैश बी डैश अपना, ठीक है ना। तो ए डैश बी डैश क्या बनेगा बेटा, माइनस आई। क्या बनेगा, माइनस आई, क्योंकि डाउनवर्ड है ना बेटा, नीचे की तरफ जाने वाली। मैंने कल बताया था साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द बिलो द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। एंड ए बी क्या बनेगा बेटा, यू। ए बी क्या बनेगा, ओ। ए बी क्या बनेगा, ओ। एग्री, माइनस आई बाई ओ, माइनस आई बाई ओ। क्लियर हुआ ना। इक्वल टू सी बी डैश, सी बी डैश, व्हाट इज सी बी डैश, वी, प्लस का वी। तो क्या हो गया बेटा, ये प्लस का वी, यस बोलो। एंड सी बी व्हाट, माइनस का यू, माइनस का यू। क्लियर हुआ ना बेटा, माइनस का यू। सो आई अपॉन ओ कितना बचेगा, माइनस साइन इसको कैंसिल कर देगा, यस और नो। माइनस साइन इसका इसको क्या कर देगा, कैंसिल। अरे माइनस ही तो है यार। m इक्वल टू माइनस ऑफ आई बाई ओ इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, सब कुछ पुट करने के बाद, कॉन्वेक्स के लिए सब कुछ पुट करने के बाद माइनस से माइनस साइन क्या हो गया, कैंसिल। बेटा फॉर्मूला क्या बना, m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू v बाई यू। बोलो आया समझ में, कोई दिक्कत? m इक्वल्स टू आई बाई ओ इक्वल्स टू v बाई यू, एनी प्रॉब्लम? तो ये बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस फर्क क्या आ गया बेटा, मिरर में माइनस वी बाई यू आता था और इसमें क्या आता है, प्लस वी बाई यू। बट इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। वो अपने आप पुट करोगे यू और वी की वैल्यू, उस समय पता चलेगा कि प्लस आया कि माइनस आया, है ना। हाँ बट फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है। चलो रफ करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो दो और फॉर्मूले निकालते हैं, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ की लड़ाई करवाते हैं अपन लेंस फॉर्मूले से। क्या कर रहे हो सर आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा। v अपॉन यू कितना होता है बेटा, m होता है, ये मुझे बता दिया मैंने खुद को ही बता दिया, v अपॉन यू इक्वल टू m। अब लेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू। आज की सुर्खियों में तो यही फॉर्मूला रहा ना, यही मेन फॉर्मूला अपन ने किया। बेटा क्या करो, v बाई यू बनाने के लिए पूरे में v से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। क्या बन गया, v बाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन ओ v अपॉन v माइनस v बाई यू। बोलो यस। बेटा v अपॉन एफ रहने दो, v अपॉन इक्वल टू 1 माइनस क्या बन गया बेटा, ये m। क्या बन गया, m। इसको यहां लेके आओ बेटा, तो m इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। पहला फॉर्मूला m इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ। एलसीएम ले लोगे तो m इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। सर कब लगाएंगे इसको? बेटा तब लगाएंगे जब मैग्निफिकेशन की डिमांड होगी और इनपुट में होगा फोकस और v। u की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, u की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब लगेगा ये है। अभी बेटा इस बार मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, v का। अब एक बार मैं u का मल्टीप्लाई करूंगा तो और नई सिचुएशंस आएंगी। तो चलो आज यू का मल्टीप्लाई करके एक नया फार्मूला बना लेते हैं, है ना। नया फार्मूला बना ले यू का मल्टीप्लाई करके, यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू 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 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यू का मल्टीप्लाई 1 अप यू बाई एफ इक्वल टू यू बाई वी माइनस यू बाई यू। बोले तो 1, बोले तो 1। चलो बेटा ले आओ यहाँ, u अपॉन एफ प्लस 1 इक्वल टू यू बाई वी। ओके कर दो ऐड, u प्लस एफ अपॉन एफ इक्वल टू यू बाई वी। पलट दो दोनों को,
क्या बन जाएगा, v बाई यू इक्वल्स टू f अपॉन u प्लस f, f अपॉन u प्लस f। v बाई यू को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। सर ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, अरे बेटा जहां ये नहीं लग पा रहा था वहां ये लगेगा। यहाँ पे u और f दिया रहे, v और f दिया रहता तो m आ जाता, यहाँ पे u दिया रहेगा तो m आ जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, तो इस केस में यहाँ पे आप मैग्निफिकेशन m फाइंड कर लोगे। अगला टॉपिक बच्चों, पावर ऑफ ए लेंस। व्हाट इज पावर? किसी के चश्मे का पावर ज्यादा है, किसी के चश्मे का पावर कम है। व्हाट इज पावर? पावर ऑफ ए लेंस इज एबिलिटी टू बेंड द लाइट, एबिलिटी टू बेंड द लाइट। भाई दो लेंस है आपके पास, देखो हाल क्या है दोनों लेंस के। ये आने वाली लाइट को यहाँ पे बेंड कर रहा है, इधर पे फोकस कर रहा है, और ये आने वाली लाइट को यहीं पे फोकस कर रहा है। तो बताओ किसकी पावर ज्यादा है, जॉन ज्यादा पावरफुल कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला है ना, क्योंकि फोकस जल्दी कर रहा है। अरे फोकस जल्दी कर रहा है मतलब इसकी फोकल लेंथ कम है, और फोकल लेंथ कम हुई मतलब पावर क्या हो गई, ज्यादा। ज्यादा पावरफुल है तुरंत मोड़ के धर दिया, कम पावरफुल है धीरे में मोड़ पाएगा। तो ये फोकल लेंथ इसकी क्या है, ज्यादा है, तो पावर क्या हुई, कम। सो व्हाट इज पावर? पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। समझ गए ना? मतलब पावर ऑफ ए लेंस जो होती है उसको लाइट रे को बेंड करने की क्षमता होती है। एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो जो अगर आप 1 बाई मीटर ले रहे हो बेटा, अगर मीटर में ले रहे हो फोकस लेंथ, तो आपका जो पावर आएगा वो डायप्टर में काउंट होगा। किस में आएगा, डायप्टर में। बट इन केस यदि आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को कैसे बदलना पड़ेगा, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का डिवाइड, 100 का डिवाइड। तो यदि आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आप मीटर में बदलने के लिए, इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए आप 100 का क्या करोगे बेटा, डिवाइड। तो 100 कूद करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला जाएगा ना। तो अब तो मीटर में बदल जाएगा ये। तो ये बन जाएगा पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ। बट ये तभी लगेगा जब आपका फोकल लेंथ किस में दिया, सेंटीमीटर में, बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपने 100 का डिवाइड किया है, और आपका आंसर फाइनली किस में आएगा, डायप्टर में। बट रिमेंबर दैट टाइम दिस एफ विल बी इन सेंटीमीटर। यस, तो पावर की यूनिट होती है डायप्टर, DIOPTRE, डाइऑप्टर, कैपिटल D। ओके, क्लियर हुआ ना? तो 1 बाई मीटर को एक तरीके से डायप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन मीटर है, इट्स कॉल्ड डायप्टर। एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों ये आपका ऑप्टिक्स का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका फिनिश हुआ। अब सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स का शुरू हो रहा है, जिसमें लेंस नहीं आएगा, जिसमें मिरर नहीं आएगा, इसमें आने वाला है प्रिज्म। क्या आने वाला है, प्रिज्म। और प्रिज्म के बाद फिर आएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दुनिया भर के, ठीक है ना। अब हम इसमें लाइट के और रंगों के बारे में पता करेंगे कि लाइट के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने के पहले मैं आपको 2020-21 जो अपना सेशन चल रहा है उसके मैं आपको रिमूव्ड टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ कि जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं। सो हियर आर द डिलीटेड टॉपिक। सो वी आर डिस्कसिंग हियर चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स, जिस पे भी हम चल रहे हैं। रे ऑप्टिक्स अपन 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। थर्ड पार्ट जाएगा अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो जो जो हटाया गया मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है, फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे भी हम नहीं पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको, क्योंकि पहले भी नहीं आता था, और आता था तो 10th लेवल का आता था, बच्चे कर लेते थे, तो ये मैंने वैसे ही नहीं पढ़ाया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स बिल्कुल नहीं बताया मैंने आपको 10th क्लास में, वही कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ओके, ठीक है ना। एंड देन स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला, मिरर
फॉर्मूला आज ही बोला मैं क्लास में, 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है, समझ गए ना। तो अब तो ये भी नहीं होता क्योंकि हट गया सिलेबस से। तो अब आप ये रखना याद कि जहां पे भी मिरर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ देना। अब मिरर बिल्कुल नहीं आएगा, लुके छिपे भी नहीं आएगा मिरर, ठीक है ना बेटा। अब मिरर लुका छिपा भी नहीं आएगा, किसी भी हालत में मिरर नहीं आएगा। देन ये तो हट गई चीज। देन इसके बाद क्या है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी 10th क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, शाम को लाल क्यों दिखाई देता है, दिन को लाल क्यों दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस इज द ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब टोटली थ्योरी पोर्शन हटा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक एक्सपेरिमेंट, एक रूल होता है रेलेस का रूल, कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴। स्कैटरिंग की थ्योरी पूरी हट गई बच्चों, पूरी हट गई। देन और क्या हट गया बेटा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, भाई कोई बड़ा एहसान नहीं हुआ, रिजॉल्विंग पावर 10 साल में एक बार कभी आया है, समझ गए ना। वो भी थोड़ा सा उसका डेरिवेशन है, हट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसके हटने से। एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब मैं आपको बता दूं एक बात भाई, कि पूरा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप नहीं हटा है, याद रखना। केवल इनकी रिजॉल्विंग पावर हटी है, जो 2-2 लाइन की है। रिजॉल्विंग पावर 2-2 लाइन के इनकी याद करने वाली थ्योरी है, वो हट गई है। देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पोलराइजेशन हट गया। हाँ, ये है ठीक ठाक टॉपिक थोड़ा सा एक क्लास का। तो पोलराइजेशन इस साल मत पढ़ना, पोलराइजेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पोलराइजेशन हट गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हट गई। अरे पोलराइजेशन ही हट गया तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसी में आ जाती है। चलो ठीक है, मतलब PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हट गई। चलो इसका भी राम नाम सत्य हो गया। देन ब्रूस्टर्स लॉ, ओहो ये गलत किया हटा करके, ये बहुत ही सरल सा डेरिवेशन था और इससे आपको नंबर मिल जाते थे, ठीक है ना। ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ मतलब किताब में जहां से पोलराइजेशन शुरू हो जाए उस पन्ने में आप काला कलर पोत देना, देखना नहीं है आपको। ब्रूस्टर्स लॉ भी पोलराइजेशन में आता है। एंड देन लास्ट है यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स। यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, तो मतलब पूरा पोलराइजेशन का लास्ट टॉपिक है कि पोलराइजेशन का यूज क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पोलराइड्स का यूज, तो यूज भी हटा दिया है। तो क्या हुई मोटा मोटी बात कि इस चैप्टर से केवल आपको, और ये किसका पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स का। किसका पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स का। तो रे ऑप्टिक्स में इन लोगों ने केवल हटा दिया क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हटा दिया मोटा मोटी देखा जाए तो। और इसमें से क्या हटा दिया है, इसमें से यूज हटा दिया है, इसका पोलराइजेशन हटा दिया है। चलो उसकी बात उसमें कर लेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं बेटा। तो अभी हमने क्या फिनिश कर लिया, रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1। अब रे ऑप्टिक्स पार्ट 2 में चलते हैं बच्चों। हैं, चलिए बच्चों अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। थ्रू अ प्रिज्म। अब भाई मैं पहले बोलूंगा प्रिज्म है क्या, आप सब जानते हैं सर। प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, लाइट का डिस्पर्सन करता है। लाइट का क्या करता है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब कि लाइट को उसके 7 फंडामेंटल कलर्स में बांट देता है। 7 फंडामेंटल कलर्स में बांट देता है ना। अब देखो प्रिज्म दिखाई कैसे देता है, शायद आप लोगों ने प्रिज्म देखा हो कभी, है ना। प्रिज्म दिखाई कैसे देता है बेटा, ऐसा ट्रायंगल जैसा हम बनाते हैं ना, वो ट्रायंगल नहीं दिखाई देता है। आप ऐसे समझो कि आपके पास एक ट्रायंगल की कोई स्लाइस है, स्लाइस, पतली सी स्लाइस है। स्लाइस समझते हो ना, कली, अपन आम की कली काटते हैं तो स्लाइस निकलती है, ऐसे आप ट्रायंगल की स्लाइस काट लो तो एक पतला सा ट्रायंगल कांच का, उसके पीछे एक दूसरा, उसके पीछे एक दूसरा, उसके पीछे एक दूसरा, ऐसे करते 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 लंबा सा आप ट्रायंगल बना दो, बड़ा सा। तो आपके सामने कैसी सिचुएशन आएगी, उसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये एक सामने का ऊपर का फेस दिखेगा ऐसा,
दिखेगा सामने का ऊपर का फेस। फिर एक ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। ये कैसे रहेगी? रेक्टेंगल रहेगी। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगी। ये रेक्टेंगल फेस रहेगी। हाँ, ऐसा आपके सामने रखा रहेगा, रखा रहेगा नहीं रखा रहेगा। ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, खूब सारे ट्रायंगल 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 फेस स्लाइस रहेंगे। तो एक रेक्टेंगल फेस ये बन जाएगी इधर वाली, एक रेक्टेंगल फेस ये बन जाएगी, ऊपर यहाँ पे एक एजेस निकलेगी, सामने आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, और नीचे भी एक क्या रहेगा? रेक्टेंगल। नीचे भी क्या रहेगा? रेक्टेंगल। और पीछे भी एक ट्रायंगल रहेगा। मतलब एक प्रिज्म में इधर और इधर, आगे पीछे 2 ट्रायंगल और 3 फेस रेक्टेंगल, 3 फेस रेक्टेंगल। समझ गए ना? 2 रेक्टेंगल फेसेस के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब चाहे वो एंगल यहाँ बने, चाहे वो एंगल यहाँ बने, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा है। समझ गए ना? समझ में आया ना? आप अब इस हिस्से को ऐसे रखोगे सामने, तो आपको तो सामने का फ्रंट दिखाई देगा ना। बोलो बेटा हाँ। ये फेस कौन सी वाली? रेक्टेंगुलर है। ये फेस कौन सी वाली? रेक्टेंगुलर है। यस और नो? ये फेस कौन सी वाली? रेक्टेंगुलर है। पीछे तक तो खूब गया हुआ है, ऐसे गए हुए ना खूब सारे ट्रायंगल, अंदर 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 खूब सारे ट्रायंगल, बट आपको सामने से तो यही दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये जो फेस है, ये जो एंगल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसके इन फेसेस पर लाइट आएगी। इस फेस पर क्या आती है? लाइट, और ट्रांसफर होके फिर डिस्पर्स होके यहाँ से यहाँ निकलती है। समझ गए ना? तो मेनली अब तो ठीक है, ट्रायंगल का ये तो व्यू हो गया। ज़्यादा अच्छा आप लैब में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा दिखता कैसे है। तो ट्रायंगल में कितनी रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं? 3। और कितनी ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं? 2। आया बेटा समझ में? 3 रेक्टेंगुलर फेस और 2 कौन सी फेस? ट्रायंगुलर। समझ गए ना? क्लियर हुआ ना? जिस रेक्टेंगुलर फेस में रिफ्रैक्शन नहीं होता उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। जैसे अपना ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ये कहलाएगा इसका बेस, जिसके ऊपर आप इसको रखोगे। देखो इस तो लाइट यहाँ पे आएगी और यहाँ से जाएगी, इसको तो कुछ नहीं हुआ ना, इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस। ठीक है ना? अब आइए अपन पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और हम इसमें इंटरेस्टेड हैं प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में। जो हमारी कार्यवाही चलेगी वो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के ऊपर चलेगी। ठीक है ना? चलो एक प्रिज्म बना लो बच्चों। पहले प्रिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं, होता क्या है, काम कैसे करता है। ये प्रिज्म है, इसका ये प्रिज्म का एंगल है ए। अब पीछे मत, पीछे हो है बट सामने से देखो, बोर्ड के पीछे खूब सारा कांच गया हुआ है इसके पीछे है, बट अपन सामने की बात कर रहे हैं बेटा। चलो ये हो गया प्रिज्म। अब ये कोई लाइट आई, वहीं खड़ाक, समझ गए? सबसे पहले क्या बनाओगे? रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल। क्या चाहिए है? नॉर्मल। तो इसके इस फेस पर एक नॉर्मल बना दो। ये नॉर्मल बन गया। लाइट को असल में जाना कैसे था? ऐसे जाना था लाइट को असल में, बट आपको पता है कि जब लाइट आती है और रेयर टू डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेटा ये लाइट जो थी यहाँ तक जो आई है, यहाँ इसके बाद ये बेंड कर जाएगी, इस पॉइंट पे आते ही ये बेंड कर जाएगी और ये लाइट ऐसी जाएगी। ये लाइट यूं निकल गई। समझ गए बेटा? आपको यदि ये लग रहा सर ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो गई है, नहीं, मैं ऐसी कोई दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, पैरेलल नहीं हुई है। समझ गए ना बेटा? अब लाइट फिर यहां से निकलेगी बाहर, तो फिर से नॉर्मल बनाओ, है ना? नाम कुछ दे दो भाई, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। ठीक है ना? ठीक है, ये पहला नॉर्मल, इसका नाम एन दे दो बेटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अंदर की तरफ बना है बेटा, क्या हो गया? ये R1। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में बनता है बेटा? नॉर्मल और फाइनल वाली लाइट रे। ओ ओ ओ, थोड़ा सा गलत बना दिया था, ये ओरिजिनल लाइट का पाथ था, ये बनेगा बेटा। दिख रहा है ना बेटा? हाँ, क्योंकि नॉर्मल ये, लाइट ये है। क्लियर हो ना? दूसरा नॉर्मल बनाओ। सर क्यों बनाओ? अरे भैया नहीं बनाओगे तो पता नहीं चलेगा लाइट कैसे जाएगी। अब एक चीज और पता चल गई कि ये दोनों नॉर्मल आपस में भिड़ भी रहे हैं, दोनों नॉर्मल आपस में
भिड़ भी रहे हैं ना। इस पॉइंट का नाम दे दो बेटा, जिस पॉइंट पर ये भिड़ रहे हैं इसका नाम दे दो ओ। क्या नाम दे दिया बेटा? ओ। बोलो यस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा। अब ये लाइट आई, लाइट कहाँ? डेंसर टू रेयरर। कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा बेटा? दिस वुड बी एंगल ऑफ इमरजेंस ई, एंगल ऑफ इमरजेंस ई। क्लियर हुआ? ये पहला रिफ्रैक्शन एंगल है। यहाँ पर ये जो एंगल है बेटा, इसको दूसरा नाम दे दो आप R2। क्या नाम दे दिया? R2। समझ गया ना? है तो इंसिडेंस, इस फेस के लिए है तो इंसिडेंस, बट नाम क्या दे दिया अपन ने? R2। क्या नाम दे दिया? R2। तो क्या क्या एंगल पता चल गया? I, R1, R2, E। अब लाइट को एक्चुअल जाना कैसे था? यूं। ये इस लाइट का एक्चुअल पाथ था। अब लाइट एक्चुअल गई कैसी बेटा? यूं गई। इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लो। मतलब लाइट अपनी दिशा से भ्रमित कितना हुई बेटा? ये। दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा। आपको स्कूल जाना था, आप ऐसे जा रहे थे, समझ गए ना? आपको स्कूल जाना था, ऐसे जा रहे थे, बट आप स्कूल ना जाकर के कहीं ऐसे चले गए, तो आप एक्चुअली भ्रमित कितना हुए? ये रास्ता था, इतना भ्रमित हो गए आप, डेल्टा। तो ऐसे लाइट को वहां जाना था, बट वो ना जा करके ऐसे चली गई, तो भ्रमित कितना हुई? डेविएट कितना हुई? डेविएट, इंग्लिश डेविएट, भ्रमित होना, बच्चा भ्रमित हो गया, लाइट भ्रमित हुई, है ना? तो यहाँ पे कितना? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। आज हमें कंडीशन निकालनी है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कम से कम हो। कब कब होगा ये कम से कम मिनिमम? मतलब लाइट यूं जा रही थी और ये भ्रमित हो गई। कितना भ्रमित हो गई? ये एंगल डेल्टा। बेटा यही हाल थे ना लाइट के, ऐसी जा रही थी और चली गई कैसी? ऐसी। अब ये हो गया डेल्टा। अब इस एंगल को हमें कम करना है, मतलब इस डेविएशन को हमें ऐसे लाना है, और कम हुआ, और कम लाना है, ऐसा हुआ, अभी डेविएशन कितना हो गया? इतना हो गया, और कम लाना है, और कम लाना है। तो ये एक कंडीशन बनेगी जिसको बोलेंगे हम कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या पढ़ेंगे? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। वो हमें लेकर के आना है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होगी। समझ गए? स्टार्ट करें बच्चों? चलिए, तो ये हो गई सारी बातें। बेटा नामकरण कर दो इनका। बेटा इसका नाम ले लो P। इसका नाम क्या ले लिया? P। यहाँ लाइट जो आई है इसका नाम ले लिया P, ठीक है ना? ये जो पॉइंट है बेटा इसका नाम दे दो Q। क्या नाम दे दिया? Q। बाकी तो सबके नाम दे रखे हैं, हाँ ठीक है। ये जो बेटा पॉइंट यहाँ पे टकरा रहा है इसका नाम दे दो D। क्या नाम दे दिया? D। आई होप आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बच्चा, क्लियर होना भी जरूरी है। चलो अब आइए करते हैं डेरिवेशन। अब आइए इसका करते हैं अपन डेरिवेशन, ठीक है बच्चों? ये अपने पास सबसे पहले जान लो, ये और ये मैं अलग से आपको बना के दिखा रहा हूं। ये ट्रायंगल है, ये नॉर्मल, इस फेस का नॉर्मल, इस फेस का नॉर्मल। बेटा देख, ये एंगल कितने डिग्री? 90। ये एंगल कितने डिग्री बेटा? 90। बोलो यस। मतलब यदि मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, किसकी? A P O Q। मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं अगर आपसे A P O Q की, तो एंगल P और Q का सम कितना? 90 + 90 कितना है? 180। बोलो यस। एंगल P प्लस एंगल Q का सम कितने डिग्री है बेटा? 180 डिग्री। अरे 90 + 90 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होता है? 360। तो इन दोनों का मिला के भी मजबूरी में कितना होना पड़ेगा? 180। बोलो यस। अरे इन दोनों का जब 180 हो गया तो इनका भी तो 180 मांगता कि नहीं मांगता? तो ये कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि आमने सामने का सम 180 डिग्री है, 9th क्लास में पढ़े होगे। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कोने किस पे हो? एक सर्कल पे हो। किस पे हो? एक सर्कल पे। बेटा आया समझ में? क्लियर हुआ? तो हम क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल
क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? APOQ। इन क्वाड्रिलेटरल APOQ, इन क्वाड्रिलेटरल APOQ क्वाड्रिलेटरल में एंगल P और एंगल Q कितने डिग्री है? 180। अभी बनाया था अलग से। एंगल P और एंगल Q का इंडिविजुअल सम कितने डिग्री है? 180। इसलिए एंगल A और एंगल O खुद में कितने डिग्री होंगे बेटा? 180। ये नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2 दे दो। बोलो खुश। एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये नॉर्मल हो गए थे तो नॉर्मल की वजह से बाकी को होना जरूरी था। अब आ जाओ बेटा ट्रायंगल OPQ में। ये ट्रायंगल OPQ। इन ट्रायंगल OPQ, क्या OPQ का क्या सीन बन रहा है? एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O। ये वाला एंगल क्या है? R1। ये वाला एंगल क्या है? R2। और ये वाला एंगल का नाम क्या है? O प्लस एंगल O। एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी बोलती है? 180 डिग्री। बोलो हाँ। रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2। बोलो यस। समझ में आया? अब देख बेटा, यहां से ये 180 है, यहां से भी 180 है, यहां से ये 180 और यहां से भी क्या ये, तो दोनों 180 आपस में इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बाई 2 एंड O। ये तो 3 बनेगा ना बेटा, इक्वेशन नंबर 3। सो बाई सेकेंड एंड थर्ड से जब इनके राइट पार्ट इक्वल हैं तो इनके लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल A प्लस एंगल O, एंगल लगा दिया करो, सुंदर दिखता है, प्लस एंगल O इक्वल टू R1 एंगल प्लस R2 प्लस एंगल O। एंगल O से एंगल O, बोलो जी हाँ। तो एंगल A कितना आ गया? एंगल A आ गया R1 प्लस R2। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? दे दो नंबर 4। एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है बेटा? चलो अब आ जाओ डेल्टा पे। अब आ जाओ किस पे? डेल्टा पे। अब डेल्टा निकालना है। चलो डेल्टा किस ट्रायंगल में निकलेगा? ट्रायंगल PDQ में। ट्रायंगल PDQ या PDQ, हाँ सही है। DPQ बोलो, DPQ। इन ट्रायंगल DPQ बेटा डेल्टा क्या है? डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। किसका? इसका और इसका। हाँ बोलो। डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है ना बेटा। किसका? ये अंदर वाले, इसका ऊपर वाले का, और ये उस वाले का। यस की नो? देखो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये डेल्टा बन रहा है, ये ऊपर वाला एंगल, ये छोटा सा और ये छोटा सा, ये वाला। बोलो हाँ। तो बेटा डेल्टा इक्वल टू इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बाकी दो का सम होता है। बेटा ये I है, I में से R1 कट लिए तो ये ऊपर कितना बचा? I माइनस R1। तो ये हो गया डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1। बोलो यस। प्लस प्लस बेटा E था ये टोटल, E में से R2 कट लिया तो इधर क्या बचेगा बेटा? E माइनस R2। बोलो बच्चे सही है ना? E माइनस R2। So I can write here delta angle equal to I plus E minus R1 minus कॉमन लेके R1 plus R2। बोलो हाँ। I plus E minus R1 plus R2। बोलो एग्री कि नॉट एग्री? I plus E minus R1 plus R2। एले आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है तो ध्यान दे बेटा, अभी 2 मिनट बस। I plus E minus R1 plus R2। बेटा R1 प्लस R2 की वैल्यू मैं यहां से क्या रख सकता हूं? इसको एक और नाम दे दो यदि देना हो तो, वैसे मत दो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस का A। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू क्या है? R1 प्लस R2 है कि नहीं है? तो डेल्टा इक्वल टू हो गया I प्लस E माइनस A। क्लियर हुआ? ये बन गई एक बात, हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं? I प्लस E इक्वल टू डेल्टा प्लस A। I प्लस E
इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। कहो कोई दिक्कत है? आई प्लस इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस का सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सम ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? ए है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डेल्टा। क्लियर हुआ? सो आई प्लस ई इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारी रिलेशनशिप्स हैं। ये प्रिज्म के डिफरेंट एंगल्स के बीच में क्या है? ये रिलेशनशिप। आगे जो भी हम करने जाएंगे वो डेरिवेशन में ये सब यूज होंगी, वो डेरिवेशन में सब यूज होंगी। तो पहले इसको नोट कर लो, इतना पार्ट आप नोट कर लो। तो बच्चों दो चीजों को संभाल के लिख लो ऊपर, क्योंकि आगे हम कुछ जो पढ़ने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। पहला ये कि एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड दूसरा डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ए। ठीक है ना बेटा? ये दो बातें हमको बहुत काम की मिली हैं। अब हम आगे आपको जो सिखा रहे हैं वो सीखो। अब हम आपको बता रहे हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि मिनिमम डेविएशन कब होगा। ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन कब मिलती है। तो ग्राफ से समझिए कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कब मिलती है। डेविएशन क्या होता है मैं एक बार बता दूं आपको। ये लाइट यूं जा रही थी और डेविएट होकर के यहां से एकदम से ये आ गई ना फाइनली। तो ये एंगल क्या था बेटा? डेल्टा। अब इसको अपन को क्या करना है? कम करना है कि कितना कम हो जाए कि लाइट कम से कम डेविएट हो। समझ गए? तो बेटा एक एंगल है हमारा डेल्टा डेविएशन एंगल और एक है हमारे पास आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मतलब एंगल ऑफ, ठीक है ना? क्या पढ़ा बेटा अपन ने? डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। जिस समय आई बहुत कम रहता है, ध्यान से सुनना, जिस समय आई बहुत कम रहता है उस समय डेविएशन एंगल बहुत ज्यादा होता है। फिर आई बढ़ाने के साथ साथ एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है। समझ गए? जिस समय आई एक पर्टिकुलर एंगल पे आता है और उस आई की वैल्यू किसके ऊपर आ जाती, किसके इक्वल हो जाती? ई के ऊपर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो जाते हैं। ओहो, ये बड़ा टेंशन दे रहे हैं। ये हटाना क्या है इसमें चूहा आ गया है। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों आई की वैल्यू, आई बढ़ाने के साथ साथ डेल की वैल्यू कम होती है, कम हो गई। ई पर डेल की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी जिस समय आई इक्वल्स टू ई है। दिस टाइम डेल इज कॉल्ड डेल एम। देखो डेल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? डेल एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसके बाद अगर आप आई बढ़ाओगे तो फिर से डेल की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखो पहले कम हुई, फिर मिनिमम पे पहुंची और फिर कहाँ जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो क्या सीखा हमने कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, इनिशियली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस the angle of deviation decreases, the angle of deviation decreases at a particular point, at a particular value of angle of incidence the angle of deviation become minimum, the angle of deviation become minimum, and this situation the angle of deviation is called angle of minimum deviation, angle of minimum deviation. Okay, and what we have the important condition during angle of minimum deviation, we need to learn two condition. First, I equals to E, I equals to E, and second condition पहला minimum deviation के लिए तो for delta equals to delta m, मतलब डेल्टा डेविएशन एंगल मिनिमम डेविएशन में बदल जाए तो फर्स्ट कंडीशन I equals to E and second condition एंगल R1 equal to एंगल R2। वो जो दो एंगल बन रहे थे ना अंदर,
डायग्राम तो बना आपके पास, एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2 एंड दैट इज, इसको कुछ एंगल मान लो, R मान लो, कॉमन एंगल R मान लिया, ठीक है ना। ये दो कंडीशन है। आफ्टर देन, इस कंडीशन के बाद इफ यू अगेन इंक्रीजेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन एंगल ऑफ डेविएशन अगेन इंक्रीजेस। देखो ये फिर से बढ़ रहा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ता जा रहा है। इसके बाद समझ में आया हमें किस कंडीशन पर विचार करना, हमें इस कंडीशन पर विचार करना है। ओके चलिए, तो हम क्या आगे बढ़ रहे थे, वहां तक तो हम डिराइव करेंगे ही। हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिराइव करना है। ओके तो चलिए आइए डिराइव करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का मटेरियल। चलिए तो कैसे डिराइव करेंगे, हमारे पास I इक्वल टू ई है एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है। तो मैंने कहा था ये देखो दो चीजें हैं, दो डेरिवेशन आपको बिल्कुल याद रखने ही है। तो देखो फर्स्ट क्या बनेगा बेटा, ये दो कंडीशन को इंप्लीमेंट करोगे यदि आप, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R, वही, बिकॉज R1 इक्वल टू R है और R2 इक्वल टू भी क्या है, R है। यस और नो। सो क्या हो जाएगा बेटा, A इक्वल्स टू कितना हो गया, 2R, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया, A/2। डन। R इक्वल्स टू कितना हो गया, A/2। एनी प्रॉब्लम। देन इसमें आ जाओ बेटा, इस वाले में, सेकेंड वाले में, डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, I प्लस ई माइनस का A, I प्लस ई माइनस A। ये तो काम की चीज है ही। नाउ मेरे को क्या चाहिए, मैं लिख सकता हूं डेल्टा इक्वल टू, मैंने क्या बताया, I इक्वल टू ई, तो मैं I के प्लेस पे तो I रखूंगा, E के प्लेस पे भी क्या रखूंगा, माइनस A। सो ये हो गया 2I माइनस A इक्वल्स टू डेल्टा। सो डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू कितना, 2I। यस, सो I इक्वल्स टू डेल्टा प्लस A बाई कितना, 2। और याद रहे इस समय डेल्टा डेल्टा M बन चुका है। इस समय जब I इक्वल्स टू E हुआ है तो क्या बन चुका है, डेल्टा M। डेल्टा डेल्टा नहीं रह गया, अरे मिनिमम हो गया ना बेटा, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेल्टा मिनिमम में। यस और नो। सो इट वुड बी डेल्टा M, इट वुड बी डेल्टा M, इट वुड बी डेल्टा M। चलिए अब क्या निकालने का वक्त आ गया है, अब निकालने का वक्त आ गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है साइन I अपॉन साइन R। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, साइन I अपॉन साइन R होता है म्यू की वैल्यू। पुट कर दीजिए बेटा, तो बन जाएगा म्यू इक्वल टू साइन I की वैल्यू कितना है बेटा, डेल्टा M प्लस A/2 एंड साइन R साइन ऑफ A/2। ये है बेटा प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। एनी प्रॉब्लम, बन जाएगा, नोट कर लीजिए बेटा इसको प्लीज। अब बेटा इसमें स्पेशल केस आ जाता है कि इफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है दी, ओके, रिफ्रैक्शन बाय ए स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। अगर प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल है ना, प्रिज्म एंगल स्मॉल है, तो इसमें स्पेशल केस लगता है। लिखो, तो लिखो इसमें, इफ प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। तो मैंने बताया था बेटा आपको, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए साइन किस में चला जाता है, सीधे एंगल दे देता है। ये आपको मैंने बताया था, साइन ऑफ थीटा इज गिविंग यू ओनली थीटा। यस और नो। सो क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे जो आपके पास साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M/2 है बेटा, डू नॉट राइट, पहले देखो यहाँ पे, इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2, एंड जो साइन A/2 है इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, A/2। यस और नो। तो पुट कर दो बेटा, तो म्यू इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2 divided by A/2. Now 2 and 2 will cancel and you will have A plus delta M divided by कितना, A. What is this, डेल्टा, समझ में आ गया ना। तो म्यू इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन A। क्लियर हुआ ना, ठीक है, और आगे सॉल्व कर रहा हूँ। सो क्या आ गया बेटा अपने पास, आ गया म्यू इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन A। डन। A को मल्टीप्लाई कर दो, A मल्टीप्लाइड बाई म्यू इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M। A को इधर ले आइए, सो डेल्टा M इक्वल्स टू
म्यू ए माइनस ए, डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू ए कॉमन ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। नोट करिए, समझ में आया? म्यू माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आज का प्रिज्म का फॉर्मूला, डेरिवेशन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मटेरियल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी डायरेक्टली डिराइव करने को आता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, थैंक यू।